नमस्कार साथियों। आज के हम इस चैप्टर में क्लास 10th के एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो क्लास 10th बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्लास 10th का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बोर्ड में भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम एक चित्र देखेंगे। ये एक चित्र है जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई है। इस चित्र में क्या है हम देखते हैं, फ्रेडरिक सोरियो जिनका नाम है, उन्होंने एक ड्रीम की है, कल्पना किया है। किसकी कल्पना की है? पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के कि किस तरह से है उसकी एक कल्पना की है। इस चित्र में उन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में देखते हैं, ये उन्होंने क्या किया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिनका नाम फ्रेडरिक सोरियो है। उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने 4 प्रिंट की एक श्रृंखला बनाई थी, एक सीरीज बनाया था 4 चित्रों की। उनमें ना सपनों के संसार दिखाया कि उनके अनुसार सपनों के संसार है, जो उनके शब्दों के अनुसार क्या था कि वो जो सपनों का संसार था वो किस चीज़ से बना हुआ था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स के बना हुआ था, रिपब्लिक्स के मूल्यों पर बना हुआ था। तो इन्होंने पहले चित्र में, यहाँ पे जो हमें दिया गया है क्लास 10 के एनसीईआरटी में, पहले चित्र में क्या है कि इन्होंने पहले के चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए हैं। कि इन्होंने इस पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए हैं जो सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज करते हुए जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज यानी उसकी वंदना करते जा रहे हैं, होमेज करते हुए जा रहे हैं। और आपको याद होगा जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट होते थे वह लिबर्टी को एक महिला का रूप पर्सनिफिकेशन करते थे, महिला का रूप प्रदान किया करते थे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि महिला के एक हाथ में चार्टर ऑफ एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, दूसरे हाथ में एनलाइटमेंट्स की टॉर्च है। यानी एक में क्या है? ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और स्टैचू के नीचे यहाँ के सामने जमीन पर जो प्रतिमा है ना, आपको दिख रहा है, देखिए उसके सामने ना बहुत सारे कागज बिखरे पड़े हैं, जमीन पे बहुत सारे कागज टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये किसके हैं? तो निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त के अवशेष बिखरे पड़े हैं। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरंकुशवाद, यानी बोल रहे हैं कि एक ऐसी सरकार या एक ऐसी व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। और इतिहास में ऐसे राजा महाराजा करते थे जो निरंकुश होते थे, वो अपनी मर्जी के मालिक होते थे, जो करे जिसको बर्बाद करना है वो कर देते थे इस प्रकार से। और जो ही अत्यंत बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होते थे और मिलिटराइज होते थे और बहुत ही ज़्यादा दमनकारी सरकारें हुआ करती थी। तो वही बोल रहे हैं कि इस जो प्रतिमा के सामने जो ऐसे निरंकुश जो राजा महाराजा जो ऐसे हैं ना, संस्थानों के ध्वस्त बिखरे पड़े हैं। और जो सोरियो की जो यूटोपिया है, यूटोपिया मतलब होता है कल्पना, दर्श या रामराज्य, एक ऐसी समाज जिसका मतलब आज के समय में इतना आदर्श है ना कि आज के समय में साकार होना लगभग असंभव सा होता है। तो बोल रहे हैं कि सोरियो के जो यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्र में बटे हुए थे। तो सबसे पहले चित्र में क्या है? सबसे पहले चित्र में उन्होंने चार चित्र बनाया। पहले चित्र में उन्होंने एक प्रतिमा दिखाया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। इस प्रतिमा में उन्होंने दिखाया है कि यूरोप के सभी लोग, सभी क्लासेस के, सभी वर्ग के, सभी सामाजिक के स्त्री पुरुष लंबी कतार में किसको होमेज करते जा रहे हैं, किसकी वंदना करते जा रहे हैं? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो पर्सनिफिकेशन होता था, लिबर्टी को महिला का रूप प्रदान करते थे। और जो महिला है, महिला का जो प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके दोनों हाथ में, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में द राइट्स ऑफ मैन है। एक में क्या है? मनुष्य के अधिकार की घोषणा पत्र है और दूसरे हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। और इनके जमीन के आसपास जो निरंकुशवादी, जो राजा महाराजा, जो बेकार शासन प्रणाली है, उसके बिखरे हुए अवशेष पड़े हैं। और सोरियो की यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों और समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके नेशनल कॉस्ट्यूम और उसकी नेशनल झंडों से होती है। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कहीं आगे इस जेलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, सब जेलूस का एक नेतृत्व किए जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड नेशन अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, जो फ्रांस के जो राष्ट्र राज्य बन चुके थे, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जाता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। फ्रांस अभी अभी इसके प्रतिमा के पास पहुंचा है।
उसके पीछे पीछे जर्मनी के लोग सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। और एक दिलचस्प बात है कि जब सोरियो जब ये चित्र बनाया था, जब कल्पना किया था, तब तक जर्मनी एक नेशन स्टेट के रूप में पहचाना नहीं जाता था, फिर भी नहीं हिस्सा थे। वे जो झंडा थामे हुए थे ना, वो 1848 में पूरे जर्मनी में एक ये हुआ था, आंदोलन हुआ था, लिबरल का आंदोलन हुआ था, और उसी समय इन्होंने झंडा गढ़ा था। तो ये जो झंडा थामे हुए थे जो जर्मनी के लोग, जो यहाँ पे जो दर्शाया गया है, जो झंडा वे थामे हुए हैं, वह 1848 की उदारवादी उम्मीद जो है, लिबरल्स की जो होप थी ना, जिसके अंतर्गत जो अलग अलग रियासतें हैं, जो अलग अलग प्रिंसिपलिटीज़ है, जो अलग अलग राज्य बने हैं जर्मन भाषी के, एक प्रजातांत्रिक मोनार्की संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य की गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद क्या है? जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। और आप चित्र में देखेंगे तो ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। और चित्रकार ने, आर्टिस्ट ने, सोरियो ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के बीच में भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है, कि सब भाईचारे के रूप में प्रतीक किया है। आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे इशूज उठाए गए हैं, विजुअलाइज किए गए हैं, इशू उठाए गए हैं जिसकी कल्पना सोरियो ने की थी। और 19वीं सदी के दौरान, मतलब 19th सेंचुरी के दौरान, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन चुका जिसने यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल स्फीयर को भारी परिवर्तन ला दिया, कि वो पूरा चेंज ही करके दे दिया, पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड। और इसका परिणाम यह होता है कि इन सब चेंजेस से अंततः यूरोप में क्या होता है, जो पहले से बहुत ज़्यादा राजा महाराजाओं का राज्य था ना, वो टूट कर अब एक नेशन स्टेट का उदय होता है। यूरोप में लंबे समय तक एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रही थी, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र, जो नेशन स्टेट में न केवल उनके शासक बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, यानी जो लोग थे नेशन स्टेट के, जो राज्य के लोग थे, उनमें एकता थी। वो अपने आप में बंधुता देखते थे, भाईचारा देखते थे, फ्रेटर्निटी देखते थे, और एक साझा, मतलब हम सब एक है, साझा, हमारा इतिहास एक है, हम सब एक ही माँ बाप की संतान है, ऐसी विरासत की भावना थी। और ये साझेपन की भावना ना शुरू से नहीं थी, यह संघर्ष और नेताओं द्वारा, लोगों द्वारा निर्मित किया गया। जैसे भारत में भी क्या गया कि हम सब एक है, हमारा दुश्मन एक है, अंग्रेज। उसी प्रकार इस प्रकार से कि हम लोग बटे हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं, हम एक ही स्टेट के राज्य के बच्चे हैं। हमारे माता पिता एक ऐसी साझा करके ऐसे राष्ट्र का उदय होता है। और इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डाइवर्स, यानी उन डाइवर्स प्रोसेस के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में हम प्रकाश डालेंगे, जिनके तहत ना 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, जिसके कारण पूरे नेशनलिज्म की भावना यूरोप में है और अलग अलग नेशन के स्टेट का उदय होता है। और अगले हम पार्ट में फ्रांस की राज्य क्रांति और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे आइडिया ऑफ नेशन किस तरह से चलता है। धन्यवाद आपका।